काम ढूंढते हुए लड़का एक वर्कशॉप में जाता है जो कि बेहद ही गरीब है। उसके घर में उसकी बीमार माँ है और कोई और सहारा उसके पास नहीं है। वह जैसे उस वर्कशॉप में जाता है तो वहाँ पर उसे बैठने के लिए कहा जाता है और थोड़ी देर बाद उसका इंटरव्यू होना था। अब जैसे ही इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया जाता है और वो इंटरव्यू के रूम में एंटर करता है तो सामने एक जवान और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जो कि इंटरव्यू ले रही थी। और जैसे ही लड़का उस लड़की को देखता है तो एकदम से इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और चलते हुए कदम एक सम से ठहर जाते हैं। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो लड़की होती है वह भी उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद वह भी उसे पहचान तो जाती है, लेकिन उसके बाद कहती है कि आओ बैठो और बताओ क्या क्या काम कर सकते हो तुम। इसके बाद लड़के की तो आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि यह लड़की और कोई नहीं, आज से 4 साल पहले यह लड़का इस लड़की के साथ शादी करने के सपने देख रहा था। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर जब यह इसे अपने साथ लेकर कहीं जा रहा था तो उसी दौरान यह उसे रास्ते में उतार देता है और घर से वो अपने घर को छोड़कर भाग आई थी। क्या कारण था जो लड़की आज इस वर्कशॉप की मालिक बन बैठी है और जो लड़का था वह आज इतना गरीब कैसे हो गया जो कि उसे नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़ गई। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है सुनील। जिसकी उम्र फिलहाल 19 साल है और उसने जो अभी अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करके कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब कॉलेज के अंदर नए दोस्त बनते हैं और नए दोस्तों में से ही कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि बार बार बाहर घूमने के लिए जाया करते हैं और वह लोग सुनील को बताते हैं कि भाई देख ऐसा है, हम तो राफ्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी पड़ती है। तो उसी समय ये उससे ये बात कहते हैं। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो भी कहने लगता है कि यार अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलूँगा। अब यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि देख भाई पैसा लगेगा। तो यहाँ पर जो सुनील के पिता थे वह अभी जीवित थे और वह अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे क्योंकि वह ठेकेदारी किया करते थे। तो इसी वजह से जो सुनील होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जितने पैसे लगेंगे मैं भी दे दूंगा और मुझे भी ले चलना। उसके बाद सुनील अपने दोस्तों के साथ बैठकर राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश जाने के लिए बोलने लगता है और यहाँ से सभी लोग एक गाड़ी बुक करते हैं और उस गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से वहाँ तक जाने लगते हैं। अब जब ये सभी लोग एक साथ जा रहे थे तो तभी अचानक से रास्ते में जो सुनील होता है उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मुजफ्फरनगर आकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके बाद वो लोग जब ये देखते हैं कि गाड़ी खराब हो गई है तो दूसरा एरिया था और वहां पर इंतजाम करने लगते हैं। अब तभी अचानक से जो मैकेनिक होता है वो कहता है कि भाई टाइम लगेगा इसमें, अगर आपको घूम कर आना है तो यहाँ पर छोटी मोटी जगह है उन पर आप घूम कर आ सकते हो। तो उसके बाद सभी दोस्त ये तय करते हैं कि ठीक है घूम कर आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जो सुनील था वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था और काफ़ी ज़्यादा लाडला था। तो उसे माता पिता ने कुछ एडवांस पैसे दे दिए थे, ज़्यादा पैसे, और उसके बाद वह घूमने के लिए निकल तो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था तो लोग तरह तरह की बातों के लिए उसे रोका टोका करते थे क्योंकि छोटी मोटी कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके लिए रोक दिया और अगर कोई महंगा सामान खरीदने के लिए वो बोलने लगे तो वो रोक दिया करते थे क्योंकि ये खर्चा सभी में डिवाइड होना था। तो इसी वजह से उनका साथ उसे अच्छा नहीं लगता है और इसके बाद वह उनसे नज़र बचाकर इधर उधर हो जाता है और इधर उधर होकर अपना अकेले घूमने लगता है। अभी उम्र ज़्यादा नहीं थी और इसी वजह से जब अकेला घूमता है तो अपने दोस्तों से बिछड़ भी जाता है। अब जैसे वो दोस्तों से बिछड़ता है तो इधर उधर घूमता घूमता वहीं के पास ही के गांव में पहुंच जाता है जो कि गांव वैसे तो सटा हुआ था इस शहर से, लेकिन उस गांव के अंदर जो लोग थे वो अभी भी साधारण तरीके से रहा करते थे। शहर का ज़्यादा प्रभाव उस गांव पर नहीं पड़ा था। वहाँ पर घूमते घूमते वह और भी बाहरी एरिया में चला जाता है। फ़ोन वगैरह उसके पास नहीं थे क्योंकि ये बात थोड़ी पुरानी है और उस टाइम पर लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। वह लोगों से पूछना भी चाहता है लेकिन फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरी जेब में पैसे हैं और मुंह में ज़बान है, जब मन करेगा जहाँ से जहाँ चला जाऊँगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे घूमते घूमते वो उस एरिया के बाहरी एरिया में पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पर जाता है तो उस समय उसे बहुत जोर से प्यास लगने लगती है और आसपास कोई दुकान भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो यहाँ पर सुनील थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते घबराते जब आगे बढ़ रहा था तो पास ही में उसे कुआं दिखता है जिस कुएं पर पानी चल रहा था, यानी कि महिलाएं पानी भर रही थी और वहाँ पर एक लड़की जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, जिस लड़की का नाम होता है हेमा, और वह हेमा जो होती वो पानी वहाँ पर भर रही थी।
थी। अब जैसे ये कुएं को देखता तो उसके बाद पानी पीने के लिए वहां पर सोचने लगता और वहां पर जाकर उस लड़की से कहने लगता है कि क्या आप मुझे पानी पिला दोगी। उसके बाद जो लड़की होती है वो हाँ में सर लाती है और उसके बाद उसे कुएं पर पानी पिला देती है। लेकिन हेमा ने जब उसे पानी पिलाया था तो वो पूछने लगती कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ के तो नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि मैं मुसाफिर हूँ और ऐसे ऐसे यहाँ पर भटक चुका हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो हेमा है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इस सड़क को पकड़ लो और यहाँ से आप सीधे वहाँ पर ही पहुँच जाओगे जहाँ से आप आए हो और उसके बाद अपने दोस्तों को ढूंढ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो सुनील है वो इस बात के लिए हामी तो भर लेता है, लेकिन हेमा की जो खूबसूरती होती है वो उस पर मोहित हो जाता है और कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कहीं आसपास कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर मैं ठहर सकूँ। तो उसके बाद वो बताती है कि मिल तो जाएगी, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको यहाँ पर जगह। उस बात को सुनकर वह कहता है कि आप बताओ कहाँ पर मिलेगी। तो वह उसे ठिकाना बता देती है जो कि गाँव के बाहरी तरफ एक होटल बना हुआ था, क्योंकि कई बार जब ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती है तो उस समय कुछ लोग यहाँ पर ठहरने के लिए भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जो हेमा होती है वो उसे जगह बता देती है और उसके बाद जो सुनील होता है वो कहता है कि ठीक है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो उस तरफ की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसी हेमा जो होती है वह अपनी जो पानी का बर्तन था उसे भरकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो जो सुनील होता है वह उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहीं ना कहीं हेमा भी ये बात महसूस कर लेती है। अब सुनील भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, तो मन में कहीं ना कहीं हेमा को वो लड़का अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा उसका पीछा करता है तो उसके बाद जो हेमा होती है वो रुकती है और रुकने के बाद मुड़कर कहने लगती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। दोपहरी का समय था, आसपास कोई भी नहीं था। तो उसके बाद वो कहता है कि लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है और ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने की मुझे आदत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब इस बात को सुनकर जो हेमा है वो कहने लगती, देखो ये प्यार का जो रिश्ता है ना ये बड़ा ही अजीब हुआ करता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे धोखा तो नहीं दे जाओगे। अब ये बात सुनकर सुनील को लगता है कि भाई काम बन गया। और इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सुनील होता है वो कहता है कि कभी भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद जो सुनील होता है वह हेमा से और भी कुछ बात करता है और जो हेमा होती है वह भी सुनील से बात करती, सुनील के बारे में पूछती है। तो जो सुनील बताता है कि उसके पिता ठेकेदार है, अच्छा खासा पैसा कमाया करते, तो कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर मैं उनसे कह दूंगा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं तो वो मुझे अपना लेंगे और तुमसे मेरी शादी करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर हेमा जो होती है वह भी अपने बारे में बताती है, कहती है कि घर पर रहा करती हूँ चाचा चाची के साथ और चाचा चाची काफ़ी परेशान करा करते हैं और मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अब इस बात को सुनकर जो हेमा होती है उसे अपना सहारा सुनील के अंदर दिखाई देता है और जो सुनील होता है वह उससे प्यार जो किया करता था। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम लोग एक साथ अपने घर चलेंगे और वहाँ पर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जब ये चाचा चाची तुम्हें अच्छी तरह से नहीं रखा करते हैं तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। अब जो हेमा होती है वो भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद जो सुनील होता है वह हेमा का हाथ थामता है और हाथ थामने के बाद वहीं से एक गाड़ी करता है और गाड़ी में बिठाकर हेमा को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में कई बार वो उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है तो हेमा साफ इनकार कर देती है, कहती है देखो पहले हम दोनों की शादी होगी और उसके बाद ही हम दोनों के बीच में कुछ भी होगा, क्योंकि वो पर्सनल गाड़ी उसने की थी और वो दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। अब तभी यहाँ पर धीरे धीरे जब रास्ते में वो लोग चलते रहते हैं तो मुजफ्फरनगर से थोड़ी आगे निकलने के बाद लगभग 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद एक अचानक से बकरी चराने वाला लड़का था वह गाड़ी के सामने आ जाता है और तभी यहाँ पर जो सुनील होता है वह एकदम से कहने लगता है कि अरे ये जानवरों के साथ जानवर कहाँ से आ गया, हॉर्न दो इसे ड्राइवर और इसे जल्दी से आगे से हटाओ। अब लेकिन इस बात को सुनकर जो हेमा होती है उसे ये बात बुरी लगती है और वो कहने लगती है कि सुनील ऐसा मत कहो, इसे जानवर क्यों कह रहे हो, ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है। लेकिन तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि अरे ये जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देखो किस तरह से जानवरों को लेकर रोड पर घूम रहा है और ये जानवर ही है। इसके बाद यहाँ पर हेमा को ये बात बड़ी बुरी लगती है क्योंकि वह उसके अंदर अपना जीवन साथी देख चुकी थी और उसे समझाने लगती है, कहती है देखो सभी लोग इंसान हैं और अमीरी गरीबी ये भाग की हुआ करती है, यानी कि इंसान का जो नसीब होता है वो अगर अच्छा है तो वो अमीर हो जाता है और अगर नसीब खराब है तो वह गरीब हो जाता है। तो इस तरह से किसी का उपहास नहीं किया करते। लेकिन ये बात सुनकर सुनील, जिसका पहले से दिमाग खराब था क्योंकि वह हेमा के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहता था और अब ये जब ये बात कह देती है तो उसके बाद सुनील कहने लगता है कि अगर ये बात तुम्हारे साथ मेरी रही तो उसके बाद तुम तो कभी भी मेरा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि जब अभी हमारी शादी नहीं हुई है, केवल हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और उसके बावजूद भी तुम ऐसी बात कर रही हो तो तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा साथ कभी भी नहीं दे सकती। इस तरह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता।
अब जो हेमा होती है उसका भी स्वाभिमान जाग आता है और वो कहती है कि अगर तुम इस तरह के रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और ये झगड़ा कुछ इस हद तक बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो हेमा है वो गाड़ी से उतरने के लिए कहने लगती है। अब जो सुनील होता है वो उससे प्यार तो किया ही करता था, लेकिन फिर भी जब हेमा जिद करती है तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वह भी उसे गाड़ी से उतार देता है। वहां पर उतारने के बाद वह ड्राइवर से कहता है ड्राइवर गाड़ी चलाओ और सीधा ले चलो। अब यहाँ पर हेमा उतर जाती है गुस्से में, लेकिन अब चूंकि वह अपना घर भी छोड़ आई है और उसके बाद एक रात वो लोग इधर उधर भी रुके थे, तो इसी वजह से यहाँ पर जो हेमा और सुनील हैं वह एक दूसरे से अलग हो गए थे। और जो हेमा होती है वो सोचने लगती है कि अब तक तो घर वालों को पता चल गया होगा कि वो घर छोड़कर भाग गई है, और अगर उल्टा जाऊंगी तो किस मुंह को लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचकर हेमा यहीं पर खड़ी खड़ी फूट फूट कर रोती रहती है और ये जगह उसके गांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर थी। अब जैसे ये सारी बातें वह मन में सोचती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और थोड़ी देर में वो बकरी चराने वाला जो होता है वह भी यहाँ पर अपनी बकरियों को लेकर इसके पास ही आ जाता है और इसे रोता हुआ देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ बहन, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। अब जैसे ही पहली बार कोई लड़का उसे बहन कहता है तो उसके बाद यहाँ पर जो हेमा है उसके आंसू और भी तेज हो जाते हैं। तो उसके बाद वो उसे चुप कराता है और सबसे पहले पीने के लिए पानी देता है। उसके पास एक बोतल थी और बोतल को उसे देकर कहता है कि बहन पहले तो पानी पियो और ये बताओ कि आखिर परेशानी क्या है। तो यहाँ पर जो हेमा है वो अपनी सारी परेशानी उसे एक भाई होने के नाते सुना देती है और उस भाई का नाम होता है पंकज। जब पंकज उसकी सारी परेशानी सुनता है कि चाचा चाची परेशान किया करते थे, इसी वजह से एक लड़के से प्यार का इजहार किया और उसके साथ अपने घर को छोड़कर आ गई, लेकिन उस लड़के ने भी अब रास्ते में मुझे इस तरह से छोड़ दिया। तो उसके बाद वो कहता है कि बहन अगर ऐसी बात है तो तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी का एक हल मेरे पास है, अगर तुम मान जाओ उस बात के लिए। तो वो कहती है कि बताओ भैया क्या है, जब तुमने बहन बोल ही दिया है तो मैं भी तुम्हें अपना दिल से भाई समझ रही हूँ। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम ना ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहा करता हूँ और हमारे पास तुम रह लेना जब तक तुम्हारा कोई उचित ठिकाना ना बन जाए। अगर नहीं बना तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो हेमा है वह डरती तो है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए, लेकिन फिर भी उसके पास यही सहारा था और इसी वजह से वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो हेमा होती है वह उसके साथ चलती है और चलने के बाद यहाँ से सीधी उसके घर में पहुँच जाती है और जब उसकी माँ देखती है कि किसी लड़की को लेकर आया है तो पूछने लगती है। तो यहाँ पर जो पंकज होता है वह अपनी माँ को पूरी बात बताता है, कहता है कि इस तरह से बेचारी परेशान है तो मैं इसे अपने साथ ले आया, कोई गलत तो नहीं किया माँ। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। अब जो हेमा होती है उसके चाचा चाची उसे कितनी परेशान रखा करते थे, लेकिन उसे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा दिया था और जब वह यहाँ पर आती है तो देखती है कि इनके पास भेड़े हैं और इस घर के अंदर रहने लगती है, तो उसे लगने लगता है कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ करूं। तो उसके बाद वह घर का काम संभालने में उस बुजुर्ग महिला का हाथ बटाया करती है और वह भी उसे बेटी बेटी कहकर पुकारा करती है। यहाँ पर पंकज और उसकी माँ का व्यवहार इतना अच्छा था, इतने अच्छे लोग थे वो कि किसी दूसरे के बारे में गलत सोचा भी नहीं करते थे और कोई उनके साथ गलत कर भी दिया करता तो उसके बारे में भी भला ही सोचा करते थे। तो यहाँ पर जो हेमा होती है अब उसे लगता है कि मैं भी इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करूं। ऐसा सोचकर जो हेमा है वह अब जो लड़का होता है पंकज उससे कहने लगती है कि भैया आप इस तरह से भेड़ क्यों चराया करते हो, कोई काम करो, ढेर सारे काम होते हैं और उन कामों से आपका जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर जो हेमा के पिता थे ना वह एक कंपनी का संचालन किया करते थे, जिस कंपनी को उसके चाचा ने हड़प लिया था और वह अपने पिता के साथ जाया करती थी, उसके साथ रहा करती थी। और जब वह पिता के साथ रहा करती है तो उसे भी बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज बचपन में हो जाती है। वो कहते हैं ना कि घर की सवारी पर हर कोई सवार हो जाता है, तो वह भी उस बिजनेस को देख देख कर थोड़ा थोड़ा सीखा करती थी। लेकिन जैसे वो जवान होने लगती है, लेकिन उसी दौरान उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और माँ तो उसकी पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो इसी वजह से जो हेमा होती है वह अब पंकज को बिजनेस की राय देने लगती है। वो कहता है कि बहन देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं पढ़ा लिखा ना होने के कारण अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो जो हेमा होती है वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि तुम्हें बिजनेस में आगे बढ़ा सकती हूँ, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि एक लड़की पूरी तरह से बिजनेस नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जो पंकज है वह भी उसकी बातों से इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि ठीक है बहन, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। तो उसके बाद वो कहती है कि ठीक है भाई, सबसे पहले इन सभी भेड़ों को बेचो और जो भी पैसे आते हैं उनसे कोई बिजनेस करेंगे। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वह ऐसा ही करता है, सारी भेड़ों को अपनी बहन के कहने पर भेज देता है और वहाँ पर जो भेड़ थी वो लगभग उसकी 4 लाख रुपए में बिकती हैं। अब 4 लाख रुपए में जब भेड़ बिच गई थी तो उसके बाद 4 लाख रुपए काफ़ी होते हैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के, और
उसके बाद जो हेमा होती है वह उससे कहती है कि भैया यहाँ पर नहीं, हम लोग मथुरा में बिजनेस करेंगे। अब जो पंकज होता है उसे बुरा तो लगता है, सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस भी चौपट हो जाए और सारा कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी वह उस पर विश्वास करता है। विश्वास करने के बाद उसके साथ मथुरा जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि माँ ने अनुमति दे दी थी। उस लड़की की आंखों में उसे सच्चाई दिखती है और वो कहती है कि बेटा तू ऐसा कर, इसके साथ मथुरा चला जा और यहाँ पर जो पुश्तैनी जमीन है उसकी देखभाल मैं कर लूंगी, और अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छे से सेटल हो जाए तो मुझे भी वहीं पर बुला लेना। ऐसा कहकर वह उन्हें भेज देती है और ये लोग यहाँ से सीधा मथुरा चले जाते हैं और मथुरा के अंदर एक ऐसी वर्कशॉप ढूंढते हैं जो वर्कशॉप ठप होने की कगार पर होती है, और उसके बाद उस वर्कशॉप को दोनों बहन भाई मिलकर चलाने लगते हैं। अब जो लड़का पंकज होता है वह भले ही ग्वाला था, लेकिन छोटी मोटे हिसाब किताब की समझ उसे भी थी और वह भी हिसाब किताब लगाता है और सोचता है कि हाँ इससे तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। यहाँ पर जो लड़की होती है वह अपने विवेक और बुद्धि के हिसाब से उस वर्कशॉप को चलाने लगती है। जो वर्कशॉप छोटे छोटे जो एक मशीनरी के पार्ट होते हैं उनको बनाने के काम आती थी, और यहाँ पर उस मशीनरी के पार्ट्स को बनाने के उस वर्कशॉप को वो लगभग 2 साल के अंदर अच्छी तरह से चला देते हैं, और दोनों बहन भाइयों के पास इतना पैसा हो जाता है कि वो यहाँ पर मथुरा के अंदर अपना घर भी ले लेते हैं। अब जैसे उनका घर ले जाता है तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है पंकज, वह अपनी माँ को भी आने के लिए कह देता है और उस गाँव की जमीन को और लोगों को खेती करने के लिए दे देता है। बहन भाई अच्छी तरह से वर्कर रखकर उनसे काम लिया करते हैं, और धीरे धीरे करके इन बातों को 1 साल और बीत जाता है, और लगभग जो लड़की होती है हेमा, उसे उसके प्रेमी को धोखा दिए हुए, यानी कि जब प्रेमी सड़क पर छोड़कर गया था लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक भी वो प्रेमी उसके दिमाग में बसा करता है और मन ही मन सोचा करती है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। छोटी सी बात तो थी, उस बात के ऊपर उससे ना चिल्लाती ना ऐसा करती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। बाद में समझ जाता, धीरे धीरे प्यार में हर लोग समझ जाया करते हैं, और वैसे भी वो पहले से ही नाराज था। इस बात को सोचकर वह मन ही मन परेशान तो हुआ करती है, लेकिन जो उसका भाई पंकज होता है वह उसकी शादी की चिंता करने लगता है और कहता है कि बहन अब मैं तुम्हारी शादी करा देता हूं। लेकिन जो बहन होती है वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं भाई अभी मुझे शादी नहीं करनी और मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। ऐसा कहकर वह मना करती रहती है, और तभी एक दिन अचानक से जब उन्हें कंपनी के अंदर किसी वर्कर की जरूरत होती है और वह इंटरव्यू के लिए इधर उधर बोल देते हैं, तो एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए आता है, और जैसे वो लड़का कैबिन के अंदर घुसता है तो वह लड़का और कोई नहीं वही सुनील था जो उसे बीच सड़क पर छोड़कर चला गया था। अब अंदर घुसते ही जब सामने हेमा को बैठा हुआ देखता है तो देखते ही वह भी उसे पहचान लेता है, क्योंकि 4 साल पहले की बात है। और जब वह हेमा को देखता है तो एकदम से उसके चलते हुए कदम एकदम से ठहर जाते हैं। इधर जो हेमा है वह भी उसको देखकर एकदम से थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाती है, लेकिन सुनील जो होता है वो वापस मुड़कर जाने लगता है कि यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, और उसकी आंखों में वो वाला घमंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हेमा ये देखती है कि ये इसका घमंड टूट चुका है तो उसके बाद वो कहती है कि आओ बैठो, काम नहीं करना क्या। इस बात को सुनकर सुनील उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कुछ सोचकर उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। शायद वो इतना मजबूर था कि उसे काम की सख्त जरूरत थी। उसके बाद जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो हेमा उससे पूछने लगती है कि बताओ क्या क्या काम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सुनील है वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और सबसे पहले तो उससे माफ़ी मांगता है। कहता है कि हेमा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे उस टाइम पर बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या करूँ, तुमने भी तो ऐसा ऐसा बोल दिया था कि मुझे गाड़ी से उतारो, और फिर उसके बाद मैं ये बात सहन नहीं कर पाया। अब यहाँ पर हेमा को उसके बारे में पता था कि उसके पिता अच्छे खासे ठेकेदार हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आज इतना मजबूर कैसे हो गया। तो उसके बाद उसे पूछने लगती कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हारे पिता तो अच्छे खासे कमाया करते थे, फिर आज तुम्हें इतनी छोटी सी वर्कशॉप में काम की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब उस बात को सुनकर जो सुनील है वो रोने लगता है, रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां कर देता है। कहता है कि जब तुम्हें वहाँ पर छोड़कर मैं आ गया था तो घर तो आ गया था, और मुझे इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इतनी दूर था वो जगह कि अब वहां से वापस जाने के बाद तुम मुझे बिल्कुल भी वहां पर नहीं मिल पाती, और शाम तक मैं घर पहुंचा था। अब इस बात को सुनने के बाद हेमा जो होती है वो कहती है फिर आगे क्या हुआ। तो वो कहने लगती है कि शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई, और इसी वजह से वहां से आने के लगभग 6 महीने बाद ही मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाता हूँ, और धीरे धीरे इतना गहरा घाटा आ जाता है जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से अब सड़क पर आ चुका
चुका हूँ और मैं अब एक एक पैसे के लिए मोहताज हूँ, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहा करती हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो हेमा होती है वह मनी मन सोचती है, क्योंकि मनी मन उसने सुनील को बहुत ज़्यादा कोसा था और वह सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कोसने की वजह से ऐसा हो गया हो। और उसके बाद कहती है कि अच्छा फिर अब तुम्हें नौकरी कितनी ज़रूरत है। तो वो कहते हैं कि मुझे इस नौकरी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो उसके बाद मेरी माँ की दवाइयों का खर्चा भी मैं नहीं उठा पाऊंगा। इसके बाद जो हेमा होती है वो कहती है कि ठीक है, नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कभी भी ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि तुमने जो गलती की है उसके आगे ये सब कुछ बिल्कुल से कुछ भी नहीं है। इस बात को सुनकर सुनील कहता है कि तुम मुझे नौकरी दे दो और अगर तुम चाहो तो मैं रोज़ की रोज़ तुमसे माफ़ी मांग लिया करूंगा, लेकिन ये नौकरी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद जो सुनील होता है उसे नौकरी मिल जाती है और वह वहाँ पर नौकरी करने लगता है। यहाँ पर जो हेमा है वो सोचती है कि चलो मेरा वो मोटिव तो पूरा हो गया जिस वजह से मैंने मथुरा में कारोबार करने के लिए सोचा था, क्योंकि यहाँ पर जो हेमा होती है वह इसी वजह से मथुरा में कारोबार करने के लिए आई थी, क्योंकि वो सुनील से मिलकर पूछना चाहती थी कि उसकी ऐसी क्या गलती थी। अब उसने अपनी सारी बात उसके सामने बता दी। अब एक ही कंपनी में रोज के रोज काम किया करते हैं तो दोनों का आमना सामना होता है, और यहाँ पर जब इसके चेहरे पर वो पश्चाताप के भाव हेमा देखती है तो उसके बाद उसे माफ करने का फैसला कर लेती है और एक दिन सुनील को अपने कैबिन में बुलाकर उससे कहती है कि सुनील, मैंने तुझे माफ कर दिया और क्या अब हम लोग एक साथ रह सकते हैं। इस बात को सुनकर जो सुनील है वो कहता है कि कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि देखो मेरे एक भाई हैं मुँह बोले, जिन्होंने उस टाइम पर मुझे सहारा दिया था, और वही बकरीबाज है जिसको तुम जानवर समझ रहे थे कि जानवर को लेकर आ गया, और वह अब मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब तुम सुधर चुके हो तो तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन क्या तुम मुझे शादी करने के लायक समझते हो। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी शादी के लायक समझती हो तो मेरा सौभाग्य होगा और बेशक से मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हेमा कह देती है कि देखो इसमें से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, कहीं तुम सोचो कि ये सारा धन माल जो कुछ भी है, मैं अब कंपनी की मालकिन हूँ तो ये सारा कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे शादी कर लो, हो सकता है ये मेरा पश्चाताप हो और मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए और हमारे दिन दोबारा से लौट आए। तो उसके बाद हेमा जो होती है वो अपने भाई पंकज को बताती है, और जब पंकज ये बात सुनता है तो उसके बाद वह भी इन दोनों की धूमधाम से शादी करा देता है और ये दोनों एक होकर अपने जीवन को जीने लगते हैं। हालांकि पंकज इनकी बहुत ज़्यादा मदद करता है और उसके बाद इन लोगों का भी छोटा सा आज रोजगार है, लेकिन कहानी जो थी वो इस तरह से थी। बाकी आपको कहानी जैसी भी कहनी लगे वैसी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।